अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाफसिल। आपकी सोच अच्छी तो यकीन करें दुनिया अच्छी। आप किस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, वही आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। और आजकल जो एक्सपीरियंसेस हमने मार्च से लेके अब तक किए हैं, उसके बाद तो हमारा देखने का नज़रिया टोटली चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आजकल मैं अपने राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं देख रही। मैंने ये देखा कोविड-19 के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद लोगों ने अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए रैपिडली अपनी रूटीन की जानिब बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन जो रिसर्च कल मैं पढ़ी थी उसके मुताबिक अगर एक और कोविड-19 का स्पेल आ सकता है तो हमें उसके लिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को तैयार करना होगा। और लेकिन हम इस चीज़ की प्रैक्टिस अपनी आम जिंदगी में आजकल नहीं कर रहे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि लोगों ने, कोई ईद नहीं है, छोटी ईद, बड़ी ईद, 14 अगस्त, तमाम तर त्यौहार गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बाज़ारों का रुख किया है, सोशल गैदरिंग हो रही है, बीइंग इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। आप इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे कि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। और आप क्या सोचते हैं ये नज़र आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके इर्द गिर्द बैठे लोगों से। तो आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है कि आप खुद भी इस चीज़ को सीखें और अपने राइट लेफ्ट लोगों को भी इस चीज़ के बारे में सिखाएं। लेकिन पॉइंट और अगर सब्जेक्ट की बात की जाए आज के प्रोग्राम की, रोज़ ब रोज़ जो भी सब्जेक्ट मैं चूज़ कर रही हूँ, ये मेरी टीम जो प्रोग्राम लेकर आ रही है वो बेस्ड इस चीज़ पर कर रहे हैं कि जहाँ पर हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, ये गैप, ये डेफिशिएंसी सिस्टम में जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, जहाँ पर हम बेसिकली भी स्टैंड कर रहे हैं, उसे कवर कैसे किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, हमने 2 दिन प्रोग्राम किया स्पोर्ट्स पर और डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि इस डेफिशिएंसी को हम कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है हर फील्ड, वो सियासत हो, वो आपका कोई भी तबका हो, कोई भी मजदूर तबके से लेके आपके एलीट क्लास फैमिली तक, हर बंदा पूरी तरह मुतासिर हुआ है। स्पोर्ट्स मुतासिर हुई हैं, आपकी एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ बंद है। और हमने देखा कि हमेशा कहते थे शो एंड लाइफ मस्ट गो ऑन, लेकिन पॉज की सी सिचुएशन हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। लेकिन हमने डिग आउट क्या किया है इस क्वारंटीन से, इस लॉकडाउन से, इस कोविड-19 से। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो ये कि अब हमने दोबारा से रिकवर कैसे करना है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, आज सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया है वो इस पर किया है कि आज के ड्रामास, आज की टेलीविज़न स्क्रीन, और मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्रीन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको हमने और आपने अच्छे से निभाना होता है। स्क्रीन के उस तरफ जो 4 बंदे हमें देख रहे हैं वो 4 बंदे बेसिकली नहीं, वो 4 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो 4 फैमिलीज़ हैं, आगे से 4 गैदरिंग्स हैं जो चीज़ प्रिवेल करती है। तो अब हमने इस स्क्रीन के थ्रू कैसे इस डेफिशिएंसी को कवर करना है, ये आज का टास्क और आज का सब्जेक्ट है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए और अगर शोबिज़ सितारों की बात की जाए, सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए, तो आजकल तो मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया गैदरिंग भी हो रही है, पिक्चर्स अपलोड की जा रही हैं और लोग उन्हें देखते भी हैं और फॉलो भी करते हैं और आम बंदा उनको फॉलो कर रहा है। उसी तरह से बड़े वसूख से हम कह रहे हैं कोविड-19 ख़त्म हो गया है, ईजी रहें, बाहर निकलें, अयाशी करें, लेकिन हमें इस चीज़ को क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। अब अगर बात की जाए शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो माजी में किस तरह की प्रोडक्टिविटी, इस तरह के दौर में जब कोई वबा फूटती थी तो किस तरह की आउटपुट हमने लोगों तक पहुंचाई है, अपना मैसेज किस तरह से कन्वे किया है, अब इस मीडियम को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, पहले ज़माने में किस तरह से यूज़ किया जाता था, या अब अगर हम यूज़ करना चाहें तो किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए, ये बात आ जाती है चाहिए पे। इसके अलावा अगर टेक्निकलिटीज़ की बात की जाए तो माशी सूरत हाल पर भी डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। इनका तारुफ आपसे करा देती हूँ ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सवालात हैं, जो क्वेरीज हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लाइव हैं, आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम आज के शो में इसको शामिल करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ मौजूद है आमिर अली, इन्हें कहते हैं कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं। इसके अलावा आर्यन ब्रदर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के CEO भी हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम, थैंक यू। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं सईद वासिक साहब, इन्हें कहते हैं शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं और हर फील्ड से इनका चूँकि ताल्लुक़ है तो हम इनसे जानेंगे ख़ास तौर पर कि किस तरह से इस डेफिशिएंसी को और गैप को हम कवर कर सकते हैं, बेसिकली हमें करना क्या चाहिए। सईद साहब बहुत शुक्रिया सुहा, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आमिर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हमने कोविड-19 को बहुत डिस्कस किया है, अब हम चाहते हैं कि शुरू में इसको डिस्कस करके सेगमेंट को क्लोज़ किया जाए, बिकॉज हमने रूटीन में आना है, चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना है, लोगों को लाइट करना है। लेकिन कोविड-19 से मुझे लगता है कि बीइंग अ ऑप्टिमिस्ट मैं बहुत सी चीज़ों को परसीव करती हूँ पॉजिटिव, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है। हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी डिग आउट की हैं। अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें, हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करें, तो हमें ऑनलाइन पे इस तरह रहने का एक्सपीरियंस आज से पहले नहीं था। कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है
कि ऑनलाइन पे स्विच करना इस वक्त डिजिटल पाकिस्तान पे स्विच करना कितना ज़रूरी है, आपने क्या डिग आउट किया? मैं समझता हूँ इस काम में हम लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स इज़ अनदर सब्जेक्ट, उसमें हमें अगर आप उसे कोरोना से अटैच करेंगी तो थोड़ा सा मुझे शायद डिफ़िकल्टी हो, क्योंकि कोविड-19 ने तो हमें सबसे पहले ये सिखाया कि हमें इंसानियत को कैसे बचाना है। यस, खाली उसका ई कॉमर्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको हमें कमर्शियल वैल्यूज़ में सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ई कॉमर्स से रिलेट करती है, और मैं समझता हूँ कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने ख़ास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी। फिर न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा स्विच किया। और ई कॉमर्स हमें सिर्फ थोड़ा सा सिखाता है कि हमें कैसे ज़्यादा इनोवेटिव होना है। दे ब्रिंग अस विद द इनोवेटिव आइडियाज़। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ज़रा डिफरेंटली देखना चाहिए मेरी ओपिनियन में। लेकिन मैंने एक्चुअली पता है कि मैं टेक्निकलिटीज़ की अगर हम बात करें, आपने बिल्कुल कहा कि ई कॉमर्स और डिजिटल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमने हर तरफ ये एक्सपीरियंस देखा है कि ऑनलाइन पे कभी लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रुझान नहीं था कि हम शॉप आउट करें, शॉपिंग करें, या ऑनलाइन क्लासेस, अगर क्लासेस की आप बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम में हमने इस ऑनलाइन सब्जेक्ट को हमने तो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया बीइंग अ एमफिल स्टूडेंट। जी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम लोग ऑनलाइन कॉमर्स में इसलिए नहीं जा रहे थे कि हमें ये अश्योरिटीज़ नहीं थी, हमें ये गारंटीज़ नहीं थी कि हम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो हमें उस चीज़ की सर्विसेज का पे बैक करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमें टाइम के साथ एक तो इस कॉन्फिडेंस में आना है, हमें ऐसे इदारे भी डेवलप करने की ज़रूरत है जो इंटरलिंक ब्रिज का काम करें। गवर्नमेंट इसमें एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेती है, और वो पॉजिटिव इनिशिएटिव वैसे होता है जैसे हम गारंटीज दे देते हैं एग्जैक्टली अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, और वो गारंटीज हम डिफरेंट शेप्स में दे सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम द बैंक साइड, लेकिन उसमें गवर्नमेंट एक ब्रिज का काम करती है। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इसको हमें इन चीज़ों को थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अमित साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जस्टिफाइड है ये चीज़। लेकिन अगर मैं कल की रिसर्च की बात करूँ जो मैंने रिसर्च की है, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि स्क्रीन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस मीडियम को एज अ ड्रामा, एज अ फिल्म, एज अ टीवी स्क्रीन, एज अ न्यूज़, एज अ प्रोग्राम हमें किस तरह से यूज़ करना है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल की एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 800 से ज़ायद अफराद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शन की वजह से, मिसपरसेप्शन की वजह से मारे गए हैं। कोविड-19 की वजह से नहीं, सिर्फ वो जो पैनिक हमने क्रिएट किया, वो स्ट्रेस हमने क्रिएट किया, हमने रूमर्स काफ़ी हद तक बहुत पूरी तरह से प्रिवेल किया। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में हमने क्या चीज़ कोविड-19 में एक्सपीरियंस नहीं की। तो इससे 800 से ज़्यादा अफराद सिर्फ खौफ से, सिर्फ डर कर इस दुनिया से चले गए, कोविड-19 की वजह से नहीं, सिर्फ खौफ से। तो इस स्क्रीन को कैसे यूज़ करना है सही सब, अगर हम बीइंग अ मीडिया पर्सन अगर आप बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामास की बात करें या न्यूज़ की बात कर लें, हमने बहुत सी चीज़ों को प्रिवेल किया, हमने पैनिक भी क्रिएट किया, आई नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, मैं इस चीज़ को ऑन करती हूँ, लेकिन हमने चीज़ों को लाइट भी किया। अब मज़ीद हम किस तरह से इस मीडियम को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि थैंक यू वेरी मच सुहा, आपने आज फिर इनवाइट किया। बात यह है कि जो पाकिस्तान का मीडिया है, अगर आप इसके पैरेलल आप देखें बीबीसी को और बाकी CNN वगैरह को, असल में हमारी प्रेजेंटेशन का अंदाज डिफरेंट है। और वो जो कोविड का एक बहुत टेरिबल एक टाइम था, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया यही कुछ कर सकता था जो उसने किया। और इसमें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों को बताने के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया ने कोई कम किरदार अदा नहीं किया। इसमें देखें, जब डर होता है ना, जब खौफ होता है, जी जी, जब इस किस्म की कोई वबा होती है तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ उसका, जैसे आपने बताया कि कुछ लोग खौफ से अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए। ऐन मुमकिन है कि उन्हें कोई और साथ कोई आर्जा हो, कोई बीमारी हो, कोई चीज़ हो। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त हर शख्स पूरी दुनिया में, क्योंकि इस किस्म का हम लोगों ने पहले कोई चीज़ देखी नहीं किया था, किसी ने भी नहीं देखा कि हम लोग घरों में कैद हो गए। और फिर जो पहला एक महीना था, ये 1.5-2 महीने,
वो तो नफ्सियाती तौर पे हर दूसरे आदमी के लिए एक नई दुनिया थी, उसको एक नया- डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम लगा। अब अल्लाह ना करे, जैसे आपने अल्लाह ना करे दूसरी लहर की बात की, इंशाल्लाह अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। आमीन। अब खुदा ना खास्ता इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो हम पहले से जहनी तौर पे तैयार हैं। लेकिन मीडिया की अगर आप बात करती हैं तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मीडिया ने अपना रोल अदा किया है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपने मीडिया की बात की, वर्ड्स करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हर प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स को रिकग्नाइज़ किया गया, पाकिस्तान में पुलिस को रिकग्नाइज़ किया गया, ब्यूरोक्रेसी को रिकग्नाइज़ किया गया, लेकिन अंधेरे में चिराग जलाने वाले मीडिया यानी लोगों को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था? वो मीडिया दे रहा था। किसी को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। कहीं पे कोई जैसे अभी गवर्नमेंट ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निशान इम्तियाज़ और सारी चीज़ें अनाउंस की, उसमें कोई मीडिया पर्सन ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक, जिसने देखें आखिर चलें आप एज अ टोकन आप रिकग्नाइज करें किसी भी इदारे को कि यार पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत अवेयरनेस का काम किया। देखें आपने कहा कि खौफ पैदा किया, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस खौफ की वजह से लोगों में किस हद तक शऊर और अवेयरनेस आई कि लोगों ने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया। बिकॉज वो पैनिक, हम मान रहे हैं कि हमने पैनिक क्रिएट किया है, हाँ। लेकिन उस पैनिक की वजह से लोगों ने स्टे एट होम वाली पॉलिसी अपनाई है। लेकिन उसके बाद जो भी एक बात बिल्कुल ठीक है, देखिए अवार्ड की बात नहीं कर रहे हम, अवार्ड मत दें, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। यकीन करें ये प्रोग्राम सही सब एक दिन भी बंद नहीं हुआ, न्यूज़ एक दिन भी बंद नहीं हुआ, न्यूज़कास्टर्स आते रहे, हम लोग जैसे आप भी आई हैं, हम लोग भी आते रहे। मुझे बताइए कि क्या मैं और आप, हम लोग जो थे, हम भी तो घरों में बैठ सकते थे, हमें डर नहीं था, हमें खौफ नहीं था। ये लोग जो हमारे सामने बैठे हुए पूरी टीम, ठीक है, ये लोग नहीं आते थे, इनको तो किसी ने नहीं, बल्कि हुआ ये कि सारी चीज़ें देखें, जो मुआशी बहरान था वो तो पूरी दुनिया में आया, इन लोगों ने भी फेस किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, वो सब ने किया, लेकिन रिकग्नाइज किसी ने नहीं। अच्छा, मुआशी बहरान की आप बात करें तो ये जो डेफिशिएंसी आ चुकी है हमारे सिस्टम में, माशी सूरत हाल में, आमिर साहब क्या अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आप इसमें देंगे कि अगर हम देखें वुहान सिटी को, चाइना से आपकी अच्छी एफिलिएशन है, आप वहाँ पर रहे भी हैं, आपने आयरन ब्रदर्स के तौर पर वहाँ पर काम भी किया, आप CEO भी हैं, तो आप क्या देखते हैं किस तरह से चाइना ने इस चीज़ को कम किया है, ओवरकम किया है, और उसके बाद हमने देखा कि वो एपिडेमिक सिटी वुहान सिटी के बाद सबसे जल्दी रिकवरीज भी हमने वहीं पर देखी है, किस तरह की पॉलिसीज़ वहाँ पर अपनाई गई हैं, हम किस तरह से उन्हें फॉलो कर सकते हैं? जी, प्रोफेशनली आई एम नॉट अ राइटर, लेकिन उस दौरान जब ये एपिडेमिक शुरू हुआ था, आई वाज आल्सो इन चाइना, आई केम बैक इन जनवरी, तो उस दौरान एपिडेमिक शुरू हो चुका था वहाँ से। तो यहाँ के सबसे पहले मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, इट वाज इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, सो आई जस्ट वांटेड टू अलर्ट द पीपल्स कि ये एक ऐसी एपिडेमिक है जो पूरी दुनिया को स्ट्राइक करेगी। देखिए, इसमें मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया में दो तरह के लोग होंगे, एक वो जिन्हें कोरोना हो चुका है और एक वो जिन्हें कोरोना होना है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे लोग होंगे जो कोरोना से बच जाएंगे। अभी भी चाइना में उन इलाकों में जहाँ पे पहले कोरोना ने स्ट्राइक नहीं किया था, स्पेशली उनके वेस्टर्न प्रोविंसेस, बट नाउ वहाँ पे कोरोना स्ट्राइक कर, दे आर गेटिंग इफेक्टेड। वुहान इज अ सिटी जो कि यूनिवर्सिटीज़ का शहर है, यहाँ पे बहुत सी दुनिया के पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स, और खाली पाकिस्तान से नहीं थे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक एजुकेशन सिटी था और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बड़ी फेमस हैं। तो जब उन्होंने डिस्कवर किया इसे कि देयर इज़ समथिंग, बट लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई वॉन्ट टू रिपीट माई वर्ड्स, कि कोरोना वॉज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, इट इज़ मोल कोरोना। ये कोरोना की एक एडवांस शेप है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम इस एडवांस शेप की वैक्सीन निकाल लेते हैं तो कोरोना अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करके दोबारा अटैक नहीं करेगा। वायरल अटैक्स पूरी दुनिया में होते रहते हैं, इसको अगर बचाया जा सकता है तो एनवायरनमेंट से बचाया जा सकता है, प्रिकॉशन से बचाया जा सकता है, विद बेटर फूड हैबिट से बचाया जा सकता है। इन्होंने सबसे पहले चाइना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने वुहान सिटी को लॉक किया। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनमें से अबाउट 550 दे वर एट वुहान। वो जो 550 थे उनमें बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो नियर बाय काउंटीज़ में किसी छोटी यूनिवर्सिटी में ही ऐसे चले गए। तो सबसे पहले जब ये लॉकडाउन हुआ तो उन
550 अबाउट 538 या 550 की कोई फिगर है। तो उन लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि दे वांट टू गो बैक। उन कंट्रीज़ ने, जैसे सबसे पहले किन कंट्रीज़ ने स्टूडेंट्स निकाले, फ्रांस ने निकाले, इटली ने निकाले, जर्मनी ने निकाले, अमेरिका ने निकाले, कनाडा ने निकाले। फिर उन्होंने उसका रिजल्ट देखा। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारी एम्बेसी ने, दे वर्क फॉर 24 आवर्स 7 डेज अ वीक। जब हमारे पास एक फैसिलिटी है कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चाइना में जाते हैं, जाके सबसे पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, वहाँ पे अपनी लोकेशन बताएं। सबसे पहली प्रॉब्लम पाकिस्तान एम्बेसी को ये आ रही है कि उनको लोकेशन ही नहीं पता कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट फंसे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर उनको कन्विंस किया गया कि आप लोग आगे बढ़ आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, हमें आपकी एग्जैक्ट तादाद पता होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान एम्बेसी की पोर्टल में ये पूरा एक रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी, अब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग वहाँ पे पढ़ने चले गए हैं, आपको इतना सेंस नहीं है कि आप लोगों ने वहाँ पे अपने एम्बेसी के साथ अटैच करना अपने आप को। अच्छा मतलब देखिए, आप सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के सिटीज़न होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है एज ए मॉर्निंग शो, लेकिन वो टेक्निकलिटीज़ वहाँ तक पहुँच जाती है उस पॉइंट तक कि वो डिस्कस करना पड़ता है उन चीज़ों को। अब मैं ये सोचती हूँ कि पॉलिसीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो चाइना एम्बेसी हो या पाकिस्तान एम्बेसी हो, आपने एक बंदे के लिए SOPs या टर्म एंड कंडीशंस रखी हुई कि यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एट दैट टाइम जब आप मूव कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए या कारोबार के लिए या व्हाट्सएवर रीज़न जो भी है। ये पॉलिसीज़ हम क्यों नहीं बनाते, हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? या अगर कोविड-19 से मुतासिरा सिटीज़ की बात की जाए, कंट्रीज़ की बात की जाए, सईद साहब हमने चाइना की एग्जांपल की बात तो कर ली, हम हर जगह कोट भी करते हैं कि वहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, किस तरह से कोविड-19 को उन्होंने ओवरकम किया, अब कैसे वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन पॉलिसीज़ पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 के दौरान हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे आवाम को सहूलत मिले। देखें, उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप पाकिस्तान के हालात की बात करती हैं और पाकिस्तान में जो लोगों की खानगी की शरह है उस हवाले से, देखें जो गवर्नमेंट जितना कर सकती थी या जितनी अहलियत गवर्नमेंट के लोगों के पास थी, चाहते हुए ना चाहते हुए वो सब हुआ। अब ये गवर्नमेंट ने SOPs दिए, लॉकडाउन कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब इस तरह से सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे इस दौरान मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन उसका आउटकम क्या हमारे सामने आया? आउटकम ये आया कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह कह लीजिए या फिर हमारी आबो हवा है उसको कह लीजिए या कोई भी वजह, और सबसे बढ़ के जो चीज़ हमारा बहैसियत मुसलमान जो फेथ है कि अल्लाह का करम हुआ है कि उसने हमें बाहर के वो सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई जो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में वहाँ पे अब भी जो प्रिवेल कर रही है जो सिचुएशन। तो फिर हमारी बहुत ये बात होती है कि हमारा जो इम्यूनिटी लेवल हमारा है, जिस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं, शायद उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी, लोगों ने SOPs पे कोई उसको खातिर में नहीं लाए। वो आप अब भी देख लीजिए, जहाँ पे मजबूरन आपको मास्क पहनना पड़ता, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब अल्लाह के सहारे पे, ठीक है, तो उसमें ये है कि जहाँ आप जिन मॉल्स पे आप जा रहे हैं, अगर वहाँ पे ये इसकी पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपने मास्क पहन के आना है, इवन ड्राइव आप कर रहे हैं तो वहीं पे जाके तो वहीं पे कर रहे हैं, वैसे कम लोग हैं। अच्छा, अब कई लोग आप फिर समाजी रवैये आ जाते हैं, और कोई कोरोना शरोना नहीं है, ठीक है, कि उतारो इसको, क्या तुम अपना अच्छा, जो कॉन्शियस है, जो एहतियात करना चाहता है, उसको कुछ एलिमेंट्स या कुछ लोग, अब उसको इलिटरेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो लोग आपको उन SOP से रोकने की कोशिश करते हैं, आपको फिर कहते हैं कि शायद। लेकिन ऐसे ही सब देखिए, अब अगर हम स्क्रीन की बात करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलिए कोविड-19 से निकल भी आए, हम चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं। अब अगर नॉर्मल करने के लिए किसी भी फील्ड की बात करें, वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ड्रामास की बात करें, न्यूज़ की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ये पैनिक, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये ख़त्म करने के लिए हमें इस स्क्रीन को किस तरह से यूज़ करना है। अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो किस तरह की चीज़ें अब प्रोड्यूस करनी चाहिए कि हम बता सकें कि हमने कोविड-19 को गुजार लिया, अब इससे डिग आउट कैसे किया है
और किस तरह से पॉजिटिविटी को निकाल कर बाहर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे डिटेल में। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अच्छे से अपने दिन का आगाज़ किया होगा और पॉजिटिविटी के साथ किया होगा, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट होंगे, आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये कहा और आज भी यही कहूँगी, जो आप सोचेंगे, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही परसीव करेंगे और लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो सारस अटैलियर का ये वार्डरोब है, आपको अवेलेबल होगा एम्पोरियम मॉल में। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप उनको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आज में ख़वातीन जो है ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस चाहिए लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ चाहिए, तो ये आपको सारस अटैलियर पर अवेलेबल होंगे। डू विजिट देयर पेज और इंस्टाग्राम। हम प्रोग्राम में बात करें टेलीविज़न स्क्रीन की, कि हम अगर ड्रामास की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या XYZ किसी भी फील्ड की बात करें, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं इस स्क्रीन को यूज़ करके। से सब ड्रामास और फिल्म की अगर बात करें तो अब हमें इस चीज़ को पोर्ट्रे करना है, आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना है। किस किस्म की प्रोडक्शन की जा सकती है या किस किस्म की प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है आज हमें? देखें, अगर आप आज के ड्रामे की बात करेंगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि जो कुछ आज के ड्रामे में हो रहा है वो इस कदर अफसोसनाक है कि मैं समझता हूँ कि उसे हम अपनी सोसाइटी के साथ रिलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मसलन एक ड्रामा चल रहा है, उसमें बल्कि अक्सर ड्रामों में मतलब रिश्तों की जो पामाली है उसका इंतहा कर दी गई है। ठीक। यानी अब देखें, साली है बहनोई के पीछे है, बहनोई है वो साली के पीछे है। अच्छा, इस किस्म की सारी, और यानी फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई है, आपका ड्रामे का स्टाइल बहुत अच्छा हो गया है। अरसे साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पे इंटरप्ट करी, मुझे एक जवाब दें इस बात का कि कहा जाता था कि अगर हम किसी भी XYZ चैनल की बात करें तो पाकिस्तान के ड्रामे हकीकत पर मबनी होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, कहा जाता था। लेकिन अब जो स्टोरीज आ रही हैं, अगर वो हकीकत पर मबनी नहीं है, उनको इस हद तक क्यों देखा जा रहा है? इतनी रेटिंग कि लोगों को लगता है कि हर किसी बंदे को लगता है ये मेरी स्टोरी है, ये मेरे घर की स्टोरी है। नहीं, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि देखें हमारे घरों में ये जो मतलब फ़र्ज़ करूँ जिस तरह से मैं जिस ड्रामे का उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में बहनें एक दूसरे पे जान छिड़कती हैं। बहुत कम इस तरह से होता है, रेयर केसेस होते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये जो डाइजेस्ट राइटर्स आई हैं ना, मतलब ड्रामा इंडस्ट्री में जो ये सती किस्म की कहानियाँ लिखने वाली हैं, तो उन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे का। अच्छा, फिर पहले हम लोग, आपने फिल्म की बात की, तो फिल्म का जो एक लाउड एक स्टाइल था, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे जो सिर्फ फिल्म में डिस्कस होते थे, और वो भी उसमें भी मुआशरती अक़दार का, वैल्यूज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता, हमेशा रखा गया। हमने खुद इस चीज़ को देखा। अब देखिए सर, अब बात क्या है, अब ये है कि तलाक किस कदर मकरूह अमल है। आराम से, यानी बहुत लाइटली आप दिखा रहे होते हैं, यानी औरत का बदतमीज़ी करना या शोहर का बदतमीज़ी करना, ये इवन ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो आपको, चूँकि जब आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली सोसाइटीज़ में बहुत कुछ होता है लेकिन हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती एग्जैक्टली। आप उसको लोगों में इंजेक्ट करें कि आप भी ऐसा करें। और सी सब एक और पॉइंट पता है क्या है, कब ये चीज़ें हमारे में इंडल्ज हो गई हैं इस हद तक हमें अंदाज़ा नहीं है। हमेशा हमने प्रोग्राम देखे हैं और ड्रामास, अगर पाकिस्तान के ड्रामों की बात की जाए तो बड़े क्रेडिबल से बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हमने देखे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे ऐसे ड्रामे जिनके एंड पे कोई ना कोई आपको सबक मिलता है, लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी में उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन लोगों ने की है। लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर ड्रामे में कोई ना कोई घर की स्टोरी डालकर उसको हमने टिपिकल भी बना दिया है और लोगों की उतनी बड़ी तादाद उनको देखना पसंद भी करती है। देखिए, ये जो मसाले और मुतंजन है ना, ये वाले इस तरह से जो ये ड्रामे बन रहे हैं, ये अब जाहिर है इसका इन्फ्लुएंस स्टार प्लस और फलां फलां इससे हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात होगी। असल में देखें, जो अथॉरिटीज़ हैं, फिल्म तो पिछले 6-7 महीने से बंद है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो अथॉरिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? क्या मैं अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊंगा। मैंने एक ड्रामा देखा, मुझे उस ड्रामे का टॉपिक कह लीजिए, उसमें कोई ऐसी बात हुई
कि मुझे अच्छी नहीं लगी एज अ नाज़िर, एज अ व्यूअर, ठीक है। मैंने फौरी तौर पे पैमरा इस्लामाबाद कॉल की, ठीक है। तो एक साहब ने वहाँ पे कॉल अटेंड की, मैंने कहा जी मैंने फ़लाँ से बात करनी है, ठीक है। मैंने कॉल की, उन्होंने फ़ोन अटेंड किया, उसके बाद मेरी बात तो सुन तो ली उन्होंने, उसके बाद कहने लगे अच्छा आप अखबार से बात कर रहे हैं, तो हमारी इंक्रीमेंट का बहुत महीनों से मसला चल रहा है, हमारी सैलरीज का बहुत इशू है, उस पर प्लीज़ उस पर। Oh my अच्छा, God, जहाँ oh पे my देखें जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने उलझनों में पड़े होंगे, तो वो स्क्रीन कहाँ से देखते सर होंगे, देखिए उसको कैसे बेसिकली कंट्रोल करें? बात ये हो गई है कि हमारा फोकस जो है वो उन चीज़ों पर नहीं है जिन चीज़ों पर होना चाहिए। हमारे अपने ज़ाती मसाइल, माशरती मसाइल इस हद तक हो गए हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वहाँ पर लैक कर रहे हैं, वहाँ मसले चल रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम ने हमें हर चीज़ को डिस्कस करना है। एक सेगमेंट जो है वो हम फिल्म इंडस्ट्री पे कर रहे हैं, प्रोग्राम्स पे कर रहे हैं, ड्रामास पे कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ टेक्निकलिटीज़ को भी लेके चलना है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, हम वन बेल्ट वन रोड की अगर बात करें, चाइना की बात करें, सी पैक की बात करें, तो आपकी अच्छी और स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन रही है। आप इस प्रोग्राम को मज़ीद पाकिस्तान में प्रिवेल होता कैसे देख रहे हैं? जी, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। वन एक्चुअली आई शुड गो बैक टू दैट टॉपिक कि ये सब सिल्क रूट प्लानिंग एक उनका डिपार्टमेंट है, Okay. उसका इनिशिएटिव है। फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOI जिसे कहा गया। CPEC उसका किसी एक पार्ट है, लेकिन हम CPEC को वैसे ले नहीं रहे हैं जैसे हमें लेना चाहिए। CPEC हम ये समझ रहे हैं कि जी चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके वो अपनी हमारी ट्रेड को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे, जबकि चाइना हमें बहुत से वेन्यूज़ दे रहा है। CPEC के कई स्टेजेस हैं, अभी तक हम फर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं, अब इसकी सेकंड फेज शुरू होना है। जब चेयरमैन शी जिनपिंग आएंगे तो वो आके तो सेकंड फेज का इफ्तिताह करेंगे, फिर उस पर कम्युनिकेशन को डेवलप करना है, फिर हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होने हैं। अब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जो हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे उनके प्रेसिडेंट से भी जब बात होती है तो वो दे आर सो लैक ऑफ नॉलेज, उन्हें कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली CPEC क्या है। चाइनीज़ कंपनीज को लोकल पार्टनर्स डेफिनेटली रखने की ज़रूरत है। दे कैन नॉट ऑपरेट इट इंडिपेंडेंटली, ये बात सबसे ज़रूरी है। हम लोगों को उनके साथ जॉइंट वेंचर्स में जाने की ज़रूरत है, हम लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें इस साइड पे दिखना चाहिए। एंड ऑन द अदर साइड, क्योंकि मैंने चाइना में कल्चर के हवाले से काफ़ी काम किया है, तो वो लोग कल्चर को एक बड़ी वास्ट फील्ड में लेते हैं। हम लोग कल्चर को सिर्फ ड्रामा और मूवीज़ तक रखते हैं, जैसे एनीथिंग मेड बाय द हैंड इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। सो कल्चर इज ऑल्सो रिलेटिंग टू योर बिजनेस। आप ये नहीं कह सकते कि जी कल्चर सिर्फ वही है जो कि आपने गा लिया या म्यूजिक बजा लिया, ये ऐसा नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों को कल्चर से रिलेट करते हैं, और कल्चर में वो हमें एक बहुत अच्छे वेन्यूज़, बड़ी स्पेस देने के लिए तैयार है, जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट हमें इनिशिएटिव देना चाहती है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को चाइना के लिए बढ़ाएं। अब हमें ये समझना चाहिए कि हमने वो एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है। वी हैव अ वास्ट एरिया। मेरी इस पे एक खासी रिसर्च भी है, कुछ मैंने काम भी किया है कि हम चाइना को हम क्या दे सकते हैं। हम चाइना से अगर आज $20 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं, आई कैन एश्योर यू कि हम उनको $40 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन हमें वो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा उस पर काम करने की ज़रूरत है। वो इनिशिएटिव ऐसे ही नहीं होते। गवर्नमेंट्स कभी ये नहीं आती कि गवर्नमेंट ग्राउंड रूट लेवल पे बैठ के तो वो काम कर रही होती है। गवर्नमेंट एक ब्रिज बना देती है, और वो ब्रिज उस काम के लिए उसकी पॉसिबिलिटीज़ को कर देता है कि जो अपने काम करने हैं। अब इसमें हम लोगों को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को इस तरह लेना चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली विद चाइना। आपने तुर्कमेनिस्तान ने, कजाकिस्तान ने, ताजिकिस्तान ने, उज़्बेकिस्तान ने, इनको भी जो नियरेस्ट सी रूट में होता है वो कवादर या कराची ही मिलता है। Exactly. हम उस एंगल से क्यों नहीं सोच रहे? व्हाई नॉट वी गो इनटू दिस डायरेक्शन कि अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ इन एंड आउट ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से हैंडल करें। हम जब भी CPEC को रिलेट करते हैं, हम चाइना के साथ रिलेट कर देते हैं। हमें इसे रशिया के साथ भी रिलेट करना है, नॉट ओनली विद द सेंट्रल स्टेट्स। हमें सिर्फ रशिया तक लेके जाना है। ये एक वाइडर एरिया है। आप इन एंड आउट ट्रांसपोर्टेशन में, अब सिंगापुर क्या करता था? सबसे पहले तो वो एक ट्रांजिट कंट्री था, उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड के बाद इंडस्ट्री लगाई,
रिसर्च की, रिसर्च से आगे बढ़ते गए। हमें इन चीज़ों को समझना है कि इतना छोटा सा मुल्क अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन का ये बेनिफिट फायदा ले उठा सकता रहे है। हैं। Exactly. हांगकांग जैसा मुल्क, एक छोटा सा मुल्क जिसकी 350 स्क्वायर किलोमीटर कुछ ऐसी उसकी है, तो वो इतना बेनिफिट ले सकता है कि वो आज चाइना की ट्रेड का आज भी 20 to 25% इज हैंडलिंग बाय द हांगकांग। सो हमें अच्छा आमिर साहब, देखिए आपकी बात से जो मैंने अब तक परसीव किया, ये गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि अगर चाइना यहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग होगी, समथिंग समथिंग, तो हमें लगता है कि हमारी जगह और हमारा हक ऑक्यूपाई हो जाएगा। ऐसे लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं। लेकिन आयरन ब्रदर्स के आप CEO हैं, आपने वहाँ पे कल्चर पे बहुत काम किया है। आपका एक पॉइंट इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो कल्चर को एज अ कल्चर नहीं, वो एज अ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी करंट सिचुएशन पे, लेकिन हमने कल्चर को हमेशा एक माजी के पर्सपेक्टिव में देखा है। राइट। तो इसे हमें भी इस तरह से फॉलो करने की ज़रूरत है कि ज़रिए मुआश में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं 2 वर्ड्स में उस CPEC वाले इशू को थोड़ा सॉल्व कर लूँ। हमें CPEC को इस तरह नहीं लेना चाहिए। हमें चाइना इज द बिगेस्ट कंज्यूमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। यस, नो डाउट। हमें उसको इस एंगल से लेना चाहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो वैल्यू एडिशन में जा सकती हैं, जिसमें हम एक बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हैं। और इस पे एक्चुअली इट्स अ वास्ट फील्ड, तो इस पे एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहीं सम अप करना चाहता हूँ। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ जो आपने कल्चर के हवाले से बयान किया। कल्चर की डोमेन बहुत बड़ी है मैडम। कल्चर की डोमेन में हम लोग सिर्फ लेते हैं मूवीज आ गया, कल्चर आ गया, Exactly. सॉन्ग्स आ गए, म्यूजिक आ गया, ये कल्चर है। एक्चुअली आपका ड्रेस भी आपका कल्चर है। यस। ठीक है, मैनी काइंड ऑफ योर मेकअप वो आपका कल्चर है। आप मेहंदी लगाती हैं वो आपका कल्चर है। अब हमारे मुकाबले में मैं ये देख रहा हूँ कि इवन दो वी आर वेरी ब्रदरली कंट्री विद चाइना, यस, हमें वो लोग कहते हैं आयरन ब्रदर्स। इसकी चाइनीज ट्रांसलेशन वो करते हैं। जब उनके चेयरमैन पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अवर थेगा मैन मीन्स वी, हम फौलादी भाई हैं, हम इतने मजबूत भाई हैं। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने क्यों ये सारा इनिशिएटिव लिया कि मुझे दुख होता था उस वक्त जब चाइना में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और वो प्रोग्राम्स इंडियन आके वो कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। वो वहाँ पे आके हमें हमारे वही सारे इवेंट्स जो बेसिकली हमारी ही सोसाइटी से रिलेट करते हैं वो उनको अपनी साइड से टर्न करके दिखा रहे होते हैं, वो टर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मुझे इतना दुख है। वहाँ पे बहुत से इंडियन सिंगर्स आते हैं, इंडियन फोक म्यूज़िक आता है, उसके अलावा उनके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ड्रेसेस आते हैं, मेहंदी लगाना आता है, वो दुल्हन की तरह सजना आता है। ऑल्दो हमारे भी सेम यही ट्रेडिशन है, लेकिन हम उसको अपने कल्चर को बिजनेस से एंगेज नहीं करते हैं। जबकि चाइना ने जबकि चाइना ने बिजनेस को इंडिया ने कल्चर को बिजनेस से रिलेट करके सेम टाइम उन्होंने क्या किया कि चाइना में अपनी मूवीज के साथ हिट किया। अमिर साहब आप पानी पी लें, हम दोबारा से ओवर टू यू, मैं दोबारा से आपकी तरफ आती हूँ। और हम बात करें कि एक कल्चर को देखें, अगेन बात वही आती है कि इस कल्चर को हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे उन ड्रामास की जिनमें ननद, भाभी, साली और इन सब चीज़ों को बड़े बुरे अंदाज में दिखाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं रेयर केसेस में एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारे माशरे में बहुत इज्जत भी दी जाती है इन रिश्तों को, बहुत प्यार और खलूस से भी हम लोग रहते हैं। सही सर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम अपने कल्चर को स्क्रीन पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आमिर साहब, बहुत ही इन्होंने उम्दा बात कही। पाकिस्तान का कल्चर बहुत रिच है और ऑल्दो इन्होंने मौसीकी और फिल्म्स और सारी चीज़ों को वहीं पे ला के सम अप किया और यही वो हमारे प्लेटफॉर्म हैं, मीडिया ही है जो इसको पूरी तरह से दिखा सकता है। अब बुनियादी तौर पे जब हम शहर में बैठ के ड्रामा बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए फिर वो माइंडसेट आपके पास नहीं रहता है। कता नज़र इसके पहले अब जो ड्रामा प्रोडक्शन में या फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री भी अब बहुत चेंज हो गई है, वो लोग नहीं रहे जो
ज़मीन के साथ जुड़े हुए पहले लोग थे, या वो लोग जो अपने रिवायात के साथ जुड़े हुए लोग थे। अब एक मिक्सचर माइंड आ गया लोगों का, अजीब। वो आप हर घर में आप देखेंगे। अब लोगों ने बदलना है, चेंज आना है। वो ड्रामा भी है, वो फिल्म भी है, लेकिन आपने इन चीज़ों को अपनी ज़मीन के साथ और अपनी बूदोबाश के साथ, अपना रहन सहन जो है उसको आपने कैसे दिखाना है, ये फिर आपके उन लोगों पे डिपेंड करता है जो, अगर तो आपका मसला रेटिंग है फिर तो बहुत सारे तो चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। अगर रेटिंग मसला है तो, अगर रेटिंग आपका प्रॉब्लम, फिर नहीं आप इन चीज़ों की तरफ आएंगे। जैसे अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन के उसकी दौर की बात करें तो वहाँ पे इस किस्म का प्रॉब्लम ही नहीं था। वो जिस ड्रामे की आप बात कर रही थी कि वो अशफाक साहब के ड्रामे, या बहुत से लोग थे, मुस्तनसर तारड़ साहब के ड्रामे थे, कराची से लाहम, बड़ा एक खूबसूरत किस्म का एक कॉम्बिनेशन होता था उस ज़माने में। अब देखें, अब वक्त बदला है और हमें इसको एक तो कबूल करना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ठेके पे ड्रामे बनाएं, ठेकेदार को ड्रामा दे दें और ठेके पे आप सीन बनाएं और रिवायात को आप कुचल दें। ये जिसकी अभी इन्होंने बात की है, आपको अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को, अपने एक एक घर को सामने रखना है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि पूरी नस्लों को आपने सामने रखना है जिनकी आप तबाही फेर चुके। मसलन आप या मैं, अब हम अच्छे से एक लफ्ज़ बोल देते हैं, अच्छे से। अब मैंने कभी किसी अफसाने में नहीं पढ़ा, कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा कि ये काम अच्छे से कर लेना, अच्छी तरह कर लेना। अब चूंकि इन्फ्लुएंस आया हमारे ऊपर उधर से जो इंडियन मीडिया है वगैरह वगैरह, ठीक है, अब बहुत से हमारे, हाँ, इस पे इतना रोना है, इतने आस्पेक्ट इसके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपकी ज़बान ख़राब हुई, आपका इखलाक मुतासिर हुआ, ये सारी चीज़ें, लेकिन डिस्कस करना बहुत आसान है। अब बात यह है कि इन चीज़ों को आपने कंट्रोल कैसे करना है। आप अपने बच्चे को, अगर आप 3 घंटे का, हम लोग मुश्किल 3 घंटे की फिल्म देखते थे, आपने 3 घंटे का रियलिटी शो या जो भी आपने गेम शो आपने शुरू कर दिया, वो दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन साहब देखिए, एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम बात करें भारत की या उन ड्रामास की बात करें जो कि बॉलीवुड से हमें मिलते हैं, वहाँ पर वो स्पून फिटिंग बहुत अरसे तक पाकिस्तानियों की होती रही है या किसी भी और कंट्री की, वो होती रही है। हम उस चीज़ के यूज टू रहे हैं, उस स्पाइस के, जो कि अब हमने ड्रामा में देखते हैं तो हमें वो चीज़ नई नहीं लगती क्योंकि हम ऑलरेडी उस चीज़ को देखने के यूज टू हैं। वो स्पून फिटिंग बहुत अरसे से हमारी होती रही है और हम उस चीज़ के यूज टू रहे हैं, लेकिन अब उसे क्विट करना इज अ बिग टास्क। नहीं, लेकिन इस पे सोचा जा सकता है। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि देखें, बहुत से, अगर एक चीज़, कोई जुमला, कोई लफ्ज़ अगर आप गलत बोल रहे हैं, मुझे कोई आदमी कहेगा ना कि भाई देखें ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे ना करें, तो एक लम्हे के लिए मैं सोचूंगा। अब आप कल्चर की बात करें, अगर इंडिया की या पाकिस्तान की बात करें, ज़बान की बात करें, बूदोबाश की बात करें, हम कभी ना कभी एक दूसरे के साथ हमारा एक हम रिलेट करते हैं। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन हमारी बहरहाल अपनी एक आइडेंटिटी है, वो हमें फिल्मों में भी रखनी है, वो हमें ड्रामों में भी रखनी है। जो उर्दू, देखिए, जो उर्दू आपको पाकिस्तान के ड्रामे में मिलती है, जो पाकिस्तान की पोइट्री में मिलती है, जो पाकिस्तान के गाने में मिलती है, जो पाकिस्तान के आपको अफसाने में, अदब में, लिटरेचर में मिलती है, वो देखें, इंडिया उतना, बहुत इंडिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जितना मजबूत पाकिस्तान का इस हवाले से, सकाफत के और अदब के एतबार से पाकिस्तान है, वो यानी कोई भी से सब उस पॉइंट पर आकर हम मीट नहीं कर सकता। उर्दू अदब से जिस हद तक ताल्लुक पाकिस्तानियों का, जितना गहरा ताल्लुक, इससे कोई मीट नहीं कर सकता। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस वक्त जब प्रोडक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, या स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, तो जो लिखने वाले और काम करने वाले लोग होते हैं वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते कि हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या कन्वे कर रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं। काम ले रहे हैं। देखिए, ग्राउंड तो यही से शुरू होता है ना, काम आप किन लोगों से ले रहे हैं। देखें, अगर डाइजेस्ट में लिखने वाली आपकी ड्रामा राइटर बनेगी, ठीक है, तो फिर वो ये स्टोरी लिखेगा, ठीक है, फिर वो माइंडसेट, वो मेंटल लेवल, वो वही ड्रामा बना रहे हैं। अब मैं तो ड्रामा नहीं ना देख सकता, अब मैं तो बैठ के कूदूंगा, ठीक है ना, जो जिसको सेंस होगी, जिसने अच्छा अफसाना पढ़ा होगा, जिसने अच्छी शायरी पढ़ी होगी, जिसने अच्छी एक्टिंग देखी होगी, जो उसको जज कर सकता है। बाकी जिस बच्चे ने सब कुछ नहीं हमें देखा, ये देखना पड़ेगा कि आप ग्राउंड पे किन लोगों को मार्केट में स्पेस दे रहे हैं। हम सब कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस तमाम पॉइंट? देखिए, मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूंगा जी कि हम इंडिया के साथ
कल्चर को तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक सब्जेक्ट है सोशल, मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। एग्जैक्टली। हमारी सोशल वैल्यूज, हमारी मॉरल वैल्यूज और हमारी रिलीजियस वैल्यूज वो जहाँ पे आके हमें पाबंद करती हैं, हमारी सोसाइटी को पाबंद करती हैं, हम उनको वायलेट नहीं कर सकते और ना करना भी नहीं चाहिए। Exactly. हमें ये एफर्ट्स ही नहीं करनी चाहिए। जो ड्रामे पास में थे उनके टॉपिक सोशल टॉपिक्स थे। एग्जैक्टली। आज के जो प्लेस हैं ये सिर्फ एक कमर्शियलिज्म उसमें और उसमें एक TRPs ग्लैमर waiting. प्रमोट कर रहे हैं Yes. और ये दैट इज़ नॉट आवर पार्ट। ये हमारा कभी भी हिस्सा नहीं है, ये कभी भी ना था ना है। आज भी हमने उस लेवल पे, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ बेबी, जो अच्छे ड्रामे लगते थे, मुझे सबके नाम याद हैं। जब वो ड्रामे लगते थे तो उस वक्त तकरीबन गलियां सुनसान हो जाती थी और पूरी की पूरी फैमिलीज बैठ कर एक ड्रामे को हाँ, फोकस और सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो फैमिली ड्रामा, फैमिली ड्रामास थे। एग्जैक्टली। उसमें मॉरल सोशल वैल्यूज। आज मैं ड्रामा देखना चाहता हूँ अपनी बेटी के साथ बैठ के, तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं किस किस्म का ड्रामा देख रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। राम साहब, आपको तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन और मेन ग्राउंड पे जो लोग हैं उनको इस चीज़ का खास ख्याल ज़्यादा एक रखना चीज पड़ेगा। छोटी सी मैं एक बात तो अर्ज मैंने करना कंक्लूड करना है प्रोग्राम चाहूँगा। एक छोटी सी बात जी। कि आपने जो मैयतें दिखानी शुरू कर दी है ना, जनाजे जा रहे हैं, खुदा के वास्ते घरों को कब्रिस्तान में तब्दील ना करें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। थैंक यू सो मच सही साहब, आमिर साहब आपका बेहद शुक्रिया। welcome. रियली प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आप लोगों के साथ। अब सब्जेक्ट ऐसा प्रोग्राम पे था कि हम उसको 1 घंटे में कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते थे हमने उसको कोशिश की। अब कंक्लूड ऐसे करते हैं कि ग्राउंड में और मार्केट में जो लोग हैं, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, स्क्रिप्टिंग में, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आने वाली जनरेशन को या करंट जनरेशन को हम क्या दिखा रहे हैं और हम क्या इंडल्ज कर रहे हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। प्रिकॉशन कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।